आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्योंकि लास्ट लेक्चर पर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो गया था। तो नया चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो चैप्टर का नाम डालिए और हेडिंग डालिए इंट्रोडक्शन। चैप्टर और हेडिंग इंट्रोडक्शन। और यहाँ सिर्फ दो सवाल हैं कि कोई भी एनसीईआरटी का चैप्टर हो, हमेशा शुरुआत में एक पैराग्राफ लिखा रहता है, ठीक है। तो देखिए, दो तीन लाइनें सुन लीजिए फिर लिखते हैं। पहला सवाल ये है कि जब न्यूरल कोऑर्डिनेशन था ही, जिसकी खासियत ये है कि वो पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन करता है, जब न्यूरल कोऑर्डिनेशन था तो केमिकल कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता ही क्यों पड़ गई? उसी से ना काम चल जाता। इसका मतलब कुछ न्यूरल कोऑर्डिनेशन में कमी है, उसी का हल क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन है। तो पहले न्यूरल कोऑर्डिनेशन सुन लेते हैं। न्यूरल कोऑर्डिनेशन की विशेषता ये है कि वहाँ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, जो कि ब्रेन से नर्व्स आएंगी और आर्गन को जाएंगी, सभी आर्गन को पहुँच जाएगी। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है और इम्पल्स बहुत तेजी से फ्लो करती है, तो फास्ट कोऑर्डिनेशन भी होगा। ये अच्छाई है, लेकिन एक कमी भी है। कमी देखो क्या है। मान लेते हैं यहाँ से कोई एक नर्व किसी एक आर्गन को गई है, तो किसी एक आर्गन को तो गई होगी, लेकिन क्या आर्गन की एक एक सेल को वो न्यूरॉन पहुंचा होगा? एक एक सेल को नहीं पहुंचा होगा। क्यों? उतने न्यूरॉन ही नहीं है जितनी हमारे शरीर में सेल हैं। लेकिन यदि किसी आर्गन की फंक्शनिंग आप बेहतर चाहते हो, तो उसकी एक एक सेल को सूचना मिलनी चाहिए कि ऐसे काम करना। जैसे मान लेते हैं मसल्स की एक्टिविटी बढ़ाई तो हार्ट बीट बढ़ गई, तो हार्ट की एक एक मसल फाइबर को सूचना होनी चाहिए कि हाँ एक्टिविटी बढ़ाना है। और न्यूरॉन एक एक सेल को सप्लाई हो नहीं सकता है। इसका मतलब बेहतर कोऑर्डिनेशन संभव नहीं है। तो क्या किया जाए? ऐसी कोई व्यवस्था की जाए जो एक सेल और दूसरे सेल के बीच क्या करा सके, कम्युनिकेशन करवा सके, जिसको इंटरसेलुलर कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो अगर दो सेल के बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाए तो और बेहतर हो जाएगा। तो सेल के बीच कोऑर्डिनेशन कौन करा सकता है? तो सेल के बीच कोऑर्डिनेशन हार्मोन ही करा सकता है। हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलेगा, ब्लड में जाएगा, फिर आर्गन पर जाएगा, फिर एक एक सेल के पास पहुंच जाएगा। तो जब एक एक सेल के पास पहुंच जाएगा तो एक एक सेल को इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, तो सारी सेल बेहतर काम करेंगी। तो जो काम नर्वस सिस्टम नहीं कर पाता है, वो काम कौन कर देगा? वो एंडोक्राइन सिस्टम कर देगा। न्यूरल कोऑर्डिनेशन की अच्छाई ये है कि ये फास्ट कोऑर्डिनेशन है, पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन है। लेकिन कमी ये है कि सभी सेल को सप्लाई नहीं हो सकता, एक। और दूसरी कमी एक और है। जैसे मान लो तो सिग्नल आता है तो उसका असर जल्दी ही खत्म हो जाता है, मतलब शार्ट इम्पैक्ट रहता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन की खास बात क्या है कि थोड़ा स्लो तो होगा भाई। क्यों? एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकलेगा, ब्लड में जाएगा, आर्गन के पास पहुंचेगा, फिर वहां काम करेगा, कुछ तो टाइम लगेगा ही, तो स्लो होगा। लेकिन खास बात यह है कि इसका इफेक्ट क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो कंपेयर की बात है कि वो फास्ट है, ये स्लो है, उसका इफेक्ट थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है, इसका इफेक्ट थोड़ा देर तक रहता है। इसी नाते नेचर ने व्यवस्था की है कि कुछ काम न्यूरल सिस्टम के पास अच्छे हैं, कुछ काम एंडोक्राइन सिस्टम के पास अच्छे हैं। तो एक काम करते दोनों लोग मिल जाते हैं, और जब मिल जाएंगे तो बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सकेगा। तो देखो एनसीईआरटी में लिखा कैसे है। लिखा है कि जो न्यूरल सिस्टम है वो क्या देगा? पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन देगा। न्यूरल कोऑर्डिनेशन की और खास बात ये फास्ट तो होगा, लेकिन शॉर्ट लिव्ड होगा। एक और समस्या है, नर्व फाइबर डू नॉट इनरवेट। डू नॉट इनरवेट का मतलब सप्लाई नहीं मिल सकती है ऑल सेल ऑफ बॉडी, जबकि सेल क्या चाहती है कि उनको कंटिन्यूअस क्या किया जाए? रेगुलेट किया जाए। इसी नाते स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन की आवश्यकता महसूस हुई। और ये काम कौन करेगा? हार्मोन करेगा। और हार्मोन करेगा तो उसका नाम क्या होगा? केमिकल कोऑर्डिनेशन। देखो लिखा है न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये क्या लिखा है? ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट करेंगे और क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी। तो जरा दो लाइनें हम लिख रहे हैं, आप भी लिख लीजिए।
चैप्टर का नाम डालिए केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, और इसमें हेडिंग डालिए इंट्रोडक्शन, और जो लिख रहा हूं उसे लिख डालिए कि अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें तो ज्वाइंटली कौन करेगा? न्यूरल सिस्टम, हमारे साथ ही लिखते चले, और एंडोक्राइन सिस्टम। और क्यों करेंगे? तो रेगुलेट करना है। बेटा बातचीत ना करो, फिजियोलॉजिकल फंक्शन। न्यूरल सिस्टम जब कोऑर्डिनेशन करेगा तो उसी का नाम न्यूरल कोऑर्डिनेशन होगा। और इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन करेगा, एक खास बात। दूसरी खास बात यह है ये फास्ट तो होगा लेकिन शॉर्ट लिव्ड होगा। एक स्पेशल पॉइंट है, nerve fiber do not innervate all cells, सभी सेल को सप्लाई नहीं कर सकती हैं। तो इसी का हल निकाला गया। एंडोक्राइन सिस्टम, और एंडोक्राइन सिस्टम वाले का नाम केमिकल कोऑर्डिनेशन होगा। और इसकी खास बात क्या है, थोड़ा सा स्लो होगा। ये कौन करेगा? ये हार्मोन करेंगे। ये थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा? थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग होगा। चलिए हेडिंग डालें एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन। अभी थोड़ी देर लिखेंगे नहीं, जरा सुन लीजिए फिर लिखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई सेल है, ये दूसरी कोई सेल है, ये तीसरी कोई सेल है, ठीक। और इस सेल के बाहर पाया जाएगा क्या? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। तो हुआ ये कि इस पर्टिकुलर सेल ने कोई चीज सिक्रीट की, वो इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गई, और इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वो चली गई ब्लड वेसल
और ब्लड वेसल के अंदर क्या पाया जाएगा? तो ब्लड वेसल के अंदर पाया जाएगा ब्लड। तो इन्होंने कोई केमिकल सिक्रीट किया और वो केमिकल कहाँ चला गया? ब्लड में चला गया। ऐसा कोई भी केमिकल जो किसी सेल से निकले और डायरेक्ट कहाँ चला जाए? ब्लड में चला जाए, तो वास्तव में ये केमिकल है हार्मोन। और ये ब्लड में आया है, इसका फायदा देखो क्या है भाई। अगर कोई चीज ब्लड में आ गई है तो जहां जहां ब्लड जाएगा वहां वहां ये केमिकल जाएगा, तो ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। डिस्टेंट टारगेट आर्गन। ऐसा कोई भी केमिकल जो किसी ऐसी ग्लैंड से निकल के आए जिसमें कोई डक्ट दिखाई पड़ रही है, डक्ट तो दिखाई नहीं पड़ रही है, इसी नाते इसका नाम डक्टलेस ग्लैंड है। और किसी डक्टलेस ग्लैंड को ही कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? तो कहोगे एक डक्टलेस ग्लैंड है और उसमें ये क्या है? तो ये ग्लैंड सेल्स हैं। और ये क्या है? तो कहोगे टिश्यू फ्लूइड है। केमिकल पहले कहाँ जाएगा? टिश्यू फ्लूइड में जाएगा, फिर कहाँ चला जाएगा? ब्लड में। उसी केमिकल का नाम हार्मोन होगा जो किसी दूर के आर्गन को ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गई एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन इसी से मिलता जुलता देखो क्या है, ये भी एक पर्टिकुलर ग्लैंड है और ये सिक्रीट करने वाली सेल का ग्रुप है। इस पर्टिकुलर को कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसकी खास बात है कि इसमें पाई जाती है डक्ट, और इसका जो भी सिक्रीशन होगा, इसका जो भी सिक्रीशन होगा वो ट्रांसपोर्ट होगा किसके द्वारा? डक्ट। एग्जाम्पल समझ में आएगा, जैसे यहां सेलेवरी ग्लैंड है, लेकिन सलाइवा तो बक्कल कैविटी के अंदर गिरता है, तो सेलेवरी ग्लैंड से बक्कल कैविटी तक किसके द्वारा आएगा? डक्ट के द्वारा आएगा। तो ग्लैंड दुनिया में दो हैं, एक ऐसी जिसमें डक्ट पाई जाए, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसी है? तो कहोगे ग्लैंड विद क्या है? डक्ट है। और यहां से जो भी सिक्रीशन निकलेगा वो डक्ट के द्वारा कहीं जाएगा। इन जनरल देखा जाता है कि जो सिक्रीशन होता है इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, जबकि यहां आ जाओ, यहां कोई डक्ट नहीं है, तो किसी डक्टलेस ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। इतना लिखो पहले। अब साइड में हेडिंग डालिए हार्मोन। साइड में हेडिंग हार्मोन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हार्मोन क्या है, तो हार्मोन की कई डिफिनीशन हैं। जो पुरानी डिफिनीशन है, पुरानी का मतलब क्लासिकल डिफिनीशन, तो अगर हम क्लासिकल डिफिनीशन की बात करें, लिखते चलेंगे, तो हार्मोन क्या है? तो हार्मोन एक केमिकल है प्रोड्यूस बाई एंडोक्राइन ग्लैंड एंड डायरेक्टली रिलीज किसमें? ब्लड, और वहां से किसी दूर के आर्गन को सप्लाई हो जाए। ये पुरानी डिफिनीशन है। फिर वैज्ञानिकों को पता चला कि कुछ ऐसे भी हार्मोन हैं जो ब्लड में नहीं जाते हैं, तो फिर वो डिफिनीशन में सेट नहीं बैठ रहे थे, तो कहा डिफिनीशन ही चेंज कर देते हैं। तो हार्मोन की डिफिनीशन चेंज कर दी गई, तो आई हार्मोन की करंट
साइंटिफिक डिफिनीशन, और करंट साइंटिफिक डिफिनीशन के हिसाब से हार्मोन क्या है। तो हार्मोन की 3 कैरेक्टर बताए गए हैं, हार्मोन के 3 कैरेक्टर बताए गए हैं, लिखते चलेंगे। ऐसा कोई भी केमिकल जो नॉन न्यूट्रिएंट हो, नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब दुनिया का ऐसा कोई फूड ना हो जिसमें हार्मोन पाए जाए। कोई ऐसा है फूड कि हाँ ये चीज खा लो ये हार्मोन मिल जाएगा? अगर ऐसा होता तो कोई फल होता, उसमें इंसुलिन हार्मोन होता, सारे डायबिटीज वाले उसी को खाते। ऐसा कोई फल है? तो किसी भी, देखिए न्यूट्रिएंट कहाँ पाए जाते हैं? फूड में पाए जाते हैं, और किसी फूड में हार्मोन नहीं होता है, इसका मतलब क्या है ये? तो कहोगे नॉन न्यूट्रिएंट। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। दूसरा सबसे खास बात है, मैं पीछे बता चुका हूं, एक सेल का दूसरे सेल से जो कोऑर्डिनेशन होता है उसमें हार्मोन का बड़ा रोल है। इसका कहते हैं एक्ट एज इंटर सेलुलर मैसेंजर। इंटरसेलुलर का मतलब 2 सेल के बीच, तो 2 सेल के बीच, एक सेल और दूसरी सेल के बीच मैसेंजर का काम कौन करेगा? तो आंसर क्या देंगे? हार्मोन काम करेगा। और तीसरी खास बात है, प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट का मतलब है कम मात्रा में। तो ये तीनों बातें नई बात से हैं, ठीक है। 2 स्पेशल सवाल, अगर हार्मोन के बारे में पूछा जाए कि टर्म हार्मोन किसने दिया, तो आंसर देंगे स्टर्लिंग। फिर क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट डिस्कवर हार्मोन कौन सा है, तो आंसर देंगे सिक्रेटिन। फिर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा पहला हार्मोन है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया गया या बायोटेक्नोलॉजी से बनाया गया, तो आंसर देंगे इंसुलिन। ये आया हुआ सवाल नीट ही में है। फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस बाय डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक या टेक्नोलॉजी, तो आंसर देंगे क्या? इंसुलिन। बेटा बातचीत ना करो, लिख डालो। बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कौन सा हार्मोन बनाया गया सबसे पहले, तो आंसर क्या देंगे? इंसुलिन। ये आया हुआ सवाल है। अच्छा, अगर स्टडी की जाए हार्मोन की और एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो इस ब्रांच को कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। और इसके फादर कौन है? फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है, तो आंसर क्या देंगे? तो आंसर देंगे थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन। और इनका नाम आपको पता है क्योंकि एक बीमारी है एडिसन डिजीज, इसी चैप्टर में आगे मिलेगी, वो इन्हीं के नाम पर है। ये है फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। ये 2-3 क्वेश्चन रटने वाले हैं, एनसीईआरटी में नहीं दिए लेकिन याद कर लीजिए। तो ऐसे लिखिए, एंडोक्राइन, क्या छूट गया क्या?
जैसे मान लेते हैं लिखने की स्पीड कम हो, तो जब हम समझाते हैं उसी दौरान लिखा रहा हो, लिखते रहो तो आगे हो जाओगे। देखो या तो लिख लोगे या तो समझ लोगे, तो मुझे लगता है समझ लेना चाहिए, लिखने का काम अगले साल कर लेना है, इसी साल लिख लोगे। अरे घर जाके लिख लिया करो, पीडीएफ मिल ही जाता है ना, तो अपना पीडीएफ से आराम से लिख लो, समझने का कुछ काम ना छूटने पावे। बढ़े आगे। हमें लगता सबसे स्लो हम ही लिखते हैं, ऐसा है? चलो, एंडोक्राइन सिस्टम, दोनों में होगा, किसमें? इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। एंडोक्राइन सिस्टम दोनों में है, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, लेकिन इनवर्टिब्रेट में पाया जाएगा सिंपल और वर्टिब्रेट में पाया जाएगा कॉम्प्लेक्स। सिंपल के साथ यहां कुछ ही हार्मोन होंगे और कॉम्प्लेक्स के साथ यहां मेनी हार्मोन होंगे। तो ढेर सारे हार्मोन वाला सिस्टम हम लोगों का और कुछ हार्मोन वाला सिस्टम उन लोगों का। चलो एनसीईआरटी ओपन करो। एंडोक्राइन ग्लैंड में हाईलाइट करो, क्या लिखा है? लैक डक्ट। इसी नाते इनका नाम हाईलाइट करो, डक्टलेस ग्लैंड। इनका जो सिक्रीशन होगा उसी का नाम हार्मोन होगा। और ये देखो यहाँ क्या लिखा है, क्लासिकल डिफिनीशन क्या कहती है? ऐसा कोई भी केमिकल जो प्रोड्यूस हो किससे? एंडोक्राइन ग्लैंड, और रिलीज हो जाए किसमें? ब्लड में, और ट्रांसपोर्ट हो जाए डिस्टेंट लोकेटेड टारगेट आर्गन, इसी को क्या कहोगे? हार्मोन। लेकिन इसकी डिफिनीशन बदल गई, करंट साइंटिफिक डिफिनीशन आ गई, और करंट साइंटिफिक डिफिनीशन देखो बोल्ड है तो टिक कर लो। हार्मोन क्या है? तो पहली लाइन तो ये है, नॉन न्यूट्रिएंट है। दूसरा क्या है? इंटरसेलुलर मैसेंजर है। और तीसरा प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। द न्यू डिफिनीशन कवर्स ए नंबर ऑफ क्या? न्यू मॉलिक्यूल इन एडिशन टू द हार्मोन सिक्रेटेड बाय ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये ऑर्गेनाइज्ड क्या है अभी आगे समझ में आ जाएगा। इस इनवर्टिब्रेट में क्या है? बहुत सिंपल है, हार्मोन की संख्या बहुत कम है, जबकि वर्टिब्रेट में नंबर ऑफ केमिकल हैं। प्रोवाइड क्या? वर्टिब्रेट में एंडोक्राइन सिस्टम। हम लोगों को पढ़ना किसका है? ह्यूमन का। तो यहां देखो हेडिंग पड़ी है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। सिर्फ 2 लाइनें हैं। हम लोगों के शरीर में हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करती हैं और उसी को एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम 2 कैटेगरी का है। पहली कैटेगरी देखो, तो पहली कैटेगरी ये है कि जितनी भी एंडोक्राइन सेल हैं वो बढ़िया अच्छे से इकट्ठा हैं और एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बना लिए हैं। भले ही डक्ट नहीं लेकिन इकट्ठा तो हैं। तो अगर एंडोक्राइन सेल एक साथ इकट्ठा है, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड बना लिए हैं, तो उसको हम लोग ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। ठीक है, जैसे पिनियल ग्लैंड, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैंक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टिस और ओरी। तो ये तो ऑर्गेनाइज्ड का डायग्राम सामने बना है। लेकिन इधर देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये बक्कल कैविटी है, ये फायरिंग्स, ये ईसोफेगस, ये स्टमक, ये इंटेस्टाइन। अब देखिए, एक एंडोक्राइन सेल यहाँ है, फिर एक यहाँ है, फिर एक यहाँ है, फिर एक यहाँ, ऐसे पाए जाएं। तो अगर हार्मोन बनाने वाली सेल यहाँ वहाँ फैली हुई हो तो उसको कहते हैं डिफ्यूज्ड एंडोक्राइन सिस्टम।
तो हमारे शरीर का जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो दो कैटेगरी में बटा है, एक ऑर्गेनाइज्ड और एक डिफ्यूज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब बढ़िया अच्छी सी ग्लैंड बन जाए, जैसे पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, पैराथायराइड वगैरह, लेकिन ऐसा हो कि एंडोक्राइन या हार्मोन बनाने वाली सेल इकट्ठा ना हो, यहाँ वहाँ फैली हो, तो उसको क्या कहोगे? डिफ्यूज या डिस्पर्स एंडोक्राइन सिस्टम। तो डिफ्यूज्ड एंडोक्राइन सिस्टम के 4 एग्जाम्पल हैं। एक तो सामने बना है हम लोगों का एलिमेंट्री कैनाल या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हम लोगों का लिवर, हम लोगों का हार्ट और हम लोगों की किडनी, ये चारों किसके पार्ट में आते हैं? डिफ्यूज्ड वाले में आते हैं। बाकी पिट्यूटरी है, पिनियल है, थायराइड है, पैराथायराइड है, दुनिया भर के जितने हैं वो सब किस में आएंगे? वो सब ऑर्गेनाइज में आएंगे। तो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के 2 पार्ट हो गए, कौन कौन से देख लो, अभी लिखना नहीं है। एंडोक्राइन ग्लैंड और क्या लिखा है? हार्मोन बनाने वाली, क्या लिखा है? डिफ्यूज्ड टिश्यू या सेल लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, और यही क्या बनाएंगे? एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे पिट्यूटरी है, पिनियल है, थायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस, गोनट, टेस्टिस मेल में, ओवरी फीमेल में, ये सब के सब क्या हैं? तो कहोगे ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज हैं। लेकिन इन सब के साथ क्या? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी और हार्ट भी क्या करते हैं? हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये सब किसके कैटेगरी में आएंगे? तो आंसर क्या देंगे? डिफ्यूज्ड एंडोक्राइन सिस्टम। फिर इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे वो अलग मसला है, तो जरा 2 लाइनें लिख लीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस। यही लिख लीजिए, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, और ये 2 कैटेगरी का है। एक है ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड और एक है हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज्ड सेल। ठीक है। अब ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड में बहुत सारे नाम हैं, जैसे पिट्यूटरी है, पिनियल है, थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रिनल है, थाइमस है, पैंक्रियाज, टेस्टिस और ओवरी। बस एक यहाँ क्वेश्चन है, इतने सारे में से कौन सी ऐसी हैं जिनका असली काम एंडोक्राइन नहीं है? जिनका असली काम एंडोक्राइन नहीं है, हार्मोन बनाना नहीं है, तो वो है पैंक्रियाज, टेस्टिस और ओवरी। भाई पैंक्रियाज का मेन काम कुछ और है, टेस्टिस ओवरी का मेन काम कुछ और है, वो अलग बात है, हार्मोन बना रहे हैं। तो ये 3 लोग परफॉर्म अदर फंक्शन आल्सो। और हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज्ड में बेटा कौन कौन आएंगे? तो इसमें 4 लोग आएंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, लिवर है, किडनी है और हार्ट है। हाइपोथैलेमस। पहला सवाल ये है कि हाइपोथैलेमस क्या है? तो इसका जवाब तो इससे पहले वाले चैप्टर में मिल चुका है। क्या लिखा था? हाइपोथैलेमस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन।
कितना बढ़िया जवाब है। हाइपोथैलेमस क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। हाई वास्तव क्या? तो वास्तव क्या है ये इससे पहले वाले चैप्टर में नहीं बताया है, लेकिन यहाँ बताया है। लेकिन हम लोग वहीं डिस्कस कर लिए थे क्या कि एक पार्ट होता है डायनसेफेलान, और डायनसेफेलान के ऊपर वाले का नाम एपिथैलेमस, और बीच वाले का थैलेमस, और नीचे वाले का। तो ये हम लोगों ने वहाँ डिस्कस किया था, वो यहाँ लिखा है एनसीईआरटी में। तो शुरू करते हैं। हाइपोथैलेमस क्या है? तो कहोगे बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलान। डायनसेफेलान क्या है? फोर ब्रेन का पार्ट है। पहला सवाल। हाइपोथैलेमस बहुत सारे फंक्शन रेगुलेट करता है, ये पहले से पता है, जैसे थर्मो रेगुलेशन है, आस्मो रेगुलेशन है, हंगर एंड थ्रस्ट है, ये सब में इन्वॉल्व है, लिम्बिक सिस्टम में भी इन्वॉल्व है, ठीक। लेकिन ये सारी कहानी तो वहाँ उस चैप्टर की है। हम यहाँ हाइपोथैलेमस क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमको यहाँ हार्मोन के रेस्पेक्ट में पढ़ना है। तो यहाँ की कहानी देखते हैं। देखो क्या है, अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलान है, फोर ब्रेन का पार्ट है, बहुत सारे काम करता है। यहाँ की बात करें तो हाइपोथैलेमस पर पाए जाते हैं बहुत सारे न्यूरोसेक्रेटरी सेल जिनका नाम न्यूक्लियाई है। पहला सवाल तो ये है कि इनका नाम न्यूक्लियाई क्यों पड़ा? तो ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बता रखा है सेल बॉडी, न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है जब वो ब्रेन के अंदर होती है तो उसका नाम न्यूक्लियस होता है, और उसी का ग्रुप अगर बाहर होता है तो उसको हम गैंग्लिया कहते हैं। थोड़ा बहुत याद होगा, मैंने बताया था, 4 शब्द बताए थे, गैंग्लिया, न्यूक्लियस, ट्रैक्ट और नर्व। तो न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस का मतलब वो सेल के अंदर वाला न्यूक्लियस नहीं है, ये ग्रुप ऑफ सेल बॉडी है। तो सेल बॉडी को ही क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई कहते हैं। इसी नाते मैंने लिखा है कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल वास्तव में क्या है? मॉडिफाइड सेल बॉडी है। किसकी? न्यूरॉन की। अब सेल बॉडी मॉडिफाई हो गई तो फिर ये हार्मोन प्रोड्यूस करने लगेंगी, और हार्मोन निकलेगा कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। तो नाम क्या रखना पड़ेगा? हाइपोथैलेमिक हार्मोन रखना पड़ेगा। और हाइपोथैलेमिक हार्मोन बने क्यों हैं? तो रेगुलेट करना है क्या? पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन के सिक्रीशन को। अब पिट्यूटरी से हार्मोन कहाँ निकलेंगे? तो भाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी से भी निकलेंगे और एंटीरियर पिट्यूटरी से भी निकलेंगे। यहाँ से निकलने वाले हार्मोन हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है। कैसे, वो जरा समझो। जैसे मान लेते हैं कि ये एक हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है, इस हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन का ये सेल बॉडी हो गई, ये साइट एक्जान हो गया, ये एक्जान टर्मिनल या नर्व एंडिंग। तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन बनेगा कहाँ? तो भाई सेल बॉडी में बनेगा, एक्जान से ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ से यहाँ ऐसे आएगा, और कहाँ से रिलीज हो जाएगा? तो नर्व एंडिंग से रिलीज हो जाएगा। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो सीधे पहुँच गया, लेकिन उसी हाइपोथैलेमिक हार्मोन को अगर एंटीरियर पिट्यूटरी पहुँचाना है तो देखो, इस सेल बॉडी पर बनेगा, एक्जान से ट्रांसपोर्ट होगा और एक्जान टर्मिनल से रिलीज हो जाएगा। रिलीज होते ही देखा कि ये यहाँ तो नहीं पहुँचा है, तो पहुँचाएंगे कैसे? तो इस हार्मोन को एंटीरियर पिट्यूटरी तक लाने के लिए क्या चाहिए? पोर्टल सर्कुलेशन। ये कैरी करेगा रिलीजिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन को कहाँ ले जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी। तो हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस अगर एंटीरियर पिट्यूटरी पहुँचेगा तो कैसे पहुँचेगा? तो कहोगे पोर्टल सर्कुलेशन से पहुँचेगा। और पोस्टीरियर कैसे पहुँचेगा? तो पोस्टीरियर तो सीधे पहुँच गया है, ठीक है, एक क्वेश्चन। और दूसरा सवाल देखो, हाइपोथैलेमस के हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पर जब पहुँचेंगे तो करेंगे क्या? तो 2 ही काम करेंगे, या तो हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ा देंगे या तो हार्मोन का सिक्रीशन घटा देंगे। अगर हाइपोथैलेमस का कोई हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ा दे तो उसको कहेंगे रिलीजिंग हार्मोन, और हाइपोथैलेमस का कोई हार्मोन पिट्यूटरी के हार्मोन के सिक्रीशन को घटा दे तो उसका नाम क्या रखोगे? इनहिबिटरी। तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? तो कहोगे 2 प्रकार के। कौन कौन से? तो एक का नाम रिलीजिंग हार्मोन और एक का नाम इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग और इनहिबिटिंग में अंतर क्या है? तो ऐसा कोई भी हार्मोन जो पिट्यूटरी के सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर दे उसका नाम रिलीजिंग हार्मोन, और जो पिट्यूटरी के सिक्रीशन को इनहिबिट कर दे उसका नाम इनहिबिट।
एग्जाम्पल से समझ में आएगा, अभी लिखिएगा नहीं। इस वाले से एक हार्मोन बनता है जिसका नाम GnRH है। ये GnRH पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा यहां पहुंचता है और जब ये यहां रिलीज होता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी से कहता है कि FSH और LH दोनों का सिक्रीशन बढ़ा दीजिए। तो अगर दोनों का सिक्रीशन बढ़ गया तो GnRH कैसा हो जाएगा? रिलीजिंग हार्मोन हो जाएगा। फिर यही एक हार्मोन और आता है जिसका नाम सोमैटोस्टैटिन है और जब ये सोमैटोस्टैटिन यहाँ रिलीज होता है तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी से कहता है कि जो ग्रोथ हार्मोन है उसके सिक्रीशन को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। इसका मतलब सोमैटोस्टैटिन क्या है? इनहिबिटिंग हार्मोन है और GnRH क्या है? तो कहोगे रिलीजिंग हार्मोन है। तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन हो गए दो कैटेगरी के, कौन कौन से? रिलीजिंग और इनहिबिटिंग। रिलीजिंग हार्मोन का मतलब, रिलीजिंग हार्मोन का मतलब है कि जो पिट्यूटरी से कहे कि भैया आप सिक्रीशन बढ़ा दो, और इनहिबिटिंग का मतलब जो पिट्यूटरी से कहे कि सिक्रीशन क्या कर दो? घटा दो। एक आखिरी सवाल, एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलेंगे वो ज्यादा निकलेंगे कि कम, ये कौन तय करेगा? ये हाइपोथैलेमस तय करेगा। लेकिन कैसे तय करेगा? क्या हाइपोथैलेमस यहां से सिग्नल भेजेगा? इंपल्स तो भेजेगा नहीं। क्या भेजेगा? तो या तो भेजेगा रिलीजिंग हार्मोन और या तो भेजेगा इनहिबिटिंग हार्मोन। लेकिन यहां से भी तो हार्मोन निकल रहे हैं। यहां से जब हार्मोन निकल रहे हैं वो भी किसके कंट्रोल में है? हाइपोथैलेमस के लिए। क्या हाइपोथैलेमस इनके लिए कोई रिलीजिंग और इनहिबिटिंग भेजेगा? तो कहोगे नहीं भेजेगा। इनको तो सीधे यहीं से कंट्रोल करेगा। भाई यहां बनाना कम कर दो तो यहां निकलना अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बताओ कौन सी पिट्यूटरी एंटीरियर की पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में है? कौन सी पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में है? तो कहोगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। और एंटीरियर, एंटीरियर भी है रेगुलेशन में लेकिन इनडायरेक्ट है। कैसे? एंटीरियर को रेगुलेट करना है तो क्या भेजेंगे? रिलीजिंग और इनहिबिटिंग। इतने क्वेश्चन हैं, हम फिर से सुनाएंगे फिर आराम से लिखेंगे। रटने वाले सवाल, हाइपोथैलेमस बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफलान है, हाइपोथैलेमस बेसल पार्ट ऑफ फोरब्रेन है, सेवरल फंक्शन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस पर न्यूरोसेक्रेटरी सेल हैं जिनको हम न्यूक्लियाई कहते हैं, जो कि मॉडिफाइड सेल बॉडी हैं जिनका काम हार्मोन निकालना है, नाम हाइपोथैलेमिक हार्मोन, काम रेगुलेट करना पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन। ये सब तो रटना है और ये सब यहाँ लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन जो नहीं लिखी बढ़ा देंगे। दूसरा सवाल, हाइपोथैलेमिक हार्मोन बनेंगे कहाँ? तो कहोगे सेल बॉडी पर। ट्रांसपोर्ट किससे होंगे? एक्सॉन से। रिलीज किससे होंगे? नर्व एंडिंग से। अगर उसी हाइपोथैलेमिक हार्मोन को एंटीरियर पिट्यूटरी को पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाओगे? तो आंसर देंगे पोर्टल सर्कुलेशन। एंटीरियर पिट्यूटरी पर जो हार्मोन आते हैं वो दो काम करते हैं, या तो सिक्रीशन बढ़ाते हैं या तो सिक्रीशन घटाते हैं। बढ़ाएंगे तो रिलीजिंग हार्मोन और घटाएंगे तो इनहिबिटिंग हार्मोन। जैसे GnRH FSH और LH का सिक्रीशन बढ़ाता है तो वो क्या है? रिलीजिंग। और सोमैटोस्टैटिन ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन घटाता है तो क्या है? इनहिबिटिंग। रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी तक कैसे पहुंचेंगे? तो आंसर क्या दोगे? पोर्टल सर्कुलेशन। ये भी मैंने यहां लिख रखा है। एक क्वेश्चन और, एंटीरियर पिट्यूटरी भी हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है, बस दोनों को कंट्रोल करने का तरीका अलग है। क्या अलग है? हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करेगा किसकी मदद से? रिलीजिंग और इनहिबिटिंग की मदद से। और पोस्टीरियर को डायरेक्ट कंट्रोल करेगा। तो कौन सी पिट्यूटरी है जो अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में है? तो आंसर क्या देंगे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जरा ये बढ़ा लो फिर हम बढ़ाएं। तो ये तो सब तो लिखा ही है, जो नहीं लिखा है वो पॉइंट बढ़ा लेते हैं।
डन। जो सोच रहे कहां सर ने लिखा है, ढूंढने नहीं मिल रहा है ना, वो भैया किनारे दो बढ़ाए थे। चलो अब जैसे लिख रहा हूं लिख डालो। इसके आगे मैंने डायग्राम में लिख रखा है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन प्रोड्यूस कहां होंगे बेटा? प्रोड्यूस इन सेल बॉडी कामा, ट्रांसपोर्ट किससे होंगे? एक्सॉन से कामा, रिलीज कहां से होंगे? नर्व एंडिंग से। बिल्कुल क्लियर। हाइपोथैलेमिक हार्मोन दो कैटेगरी के होंगे। हाँ, करते क्या है तो लिखा ही है। एक का नाम रिलीजिंग हार्मोन, क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी सिक्रीशन। इसका एग्जाम्पल GnRH फुल फॉर्म गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, काम स्टिमुलेट रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन। और गोनेडोट्रोपिन है कौन से? तो दो ही गोनेडोट्रोपिन है, एक का नाम FSH और एक का नाम LH। और कहां से ये गोनेडोट्रोपिन कहां से निकलवाएंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी। और दूसरा हार्मोन है इनहिबिटिंग हार्मोन, क्या करेगा? इनहिबिट पिट्यूटरी सिक्रीशन। एक क्वेश्चन, इसका एग्जाम्पल सोमैटोस्टैटिन, रिड्यूस ग्रोथ हार्मोन, सिक्रीशन फ्रॉम
एंटीरियर पिट्यूटरी। अब चाहे रिलीजिंग हो चाहे इनहिबिटिंग हो, ये एंटीरियर पिट्यूटरी जाएंगे कैसे? तो कहोगे पोर्टल से जाएंगे। और क्यों जाएंगे? तो एंटीरियर पिट्यूटरी के सिक्रीशन को कंट्रोल। तो याद रखिएगा, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं। रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन कहां ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी को, और ये रेगुलेट करेंगे दो चीज, सिंथेसिस और रिलीज को भी। कहां से? फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी पर जितने भी हार्मोन निकलते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर बनते हैं। कितना बनेंगे और कितना निकलेंगे ये कौन तय करेगा? यही लोग तय करेंगे। ठीक, दो स्पेशल सवाल। एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के रेगुलेशन में अंतर है। एंटीरियर पिट्यूटरी किसके कंट्रोल में है? तो अंडर रिलीजिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस। अंडर रिलीजिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस। और ये कहाँ है? अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। करा जैसा कि आप जानते हैं हाइपोथैलेमस क्या है, तो ये हाईलाइट कर लो। ये बात लिखी होनी चाहिए न्यूरल में और लिखी है एंडोक्राइन में। ठीक है, बेसल पार्ट किसका है? डायंसेफेलान। और ये रेगुलेट करेगा क्या? बहुत सारे फंक्शन। यहाँ पाए जाएंगे ढेर सारे ग्रुप किसके? न्यूरोसेक्रेटरी सेल। ये हाईलाइट कर लो। इसी को क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई, जो क्या प्रोड्यूस करेंगे? हार्मोन। और ये हार्मोन क्या करेंगे? तो रेगुलेट करेंगे दो चीजों को, सिंथेसिस के भी और सिक्रीशन को भी। कहां से? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी से जितने हार्मोन निकलेंगे उनकी सिंथेसिस, मतलब बनेंगे कितने और निकलेंगे कितने, ये दोनों यही तय करेंगे। यद्यप हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमिक हार्मोन आर टू टाइप। कौन कौन से? तो एक का नाम क्या है? रिलीजिंग। काम क्या है? स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी। और एक का नाम क्या है? इनहिबिटिंग। क्या करेगा? इनहिबिट करेगा सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी। एग्जाम्पल देख लो, एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जिसका नाम GnRH है, फुल फॉर्म गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। काम
स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी को कि सिंथेसिस भी बढ़ा दो और रिलीज भी बढ़ा दो। किसका? गोनाडोट्रोपिन। और गोनाडोट्रोपिन में दो हैं, एक एफएसएच और एक एलएच। दूसरी तरफ एक है सोमैटोस्टैटिन, ये भी हाइपोथैलेमस से आया है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से कहेगा कि आप इनहिबिट कर दीजिए क्या? रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ये हार्मोन बनेंगे कहाँ? ये हार्मोन, ये क्या खुल गया है? ये हार्मोन बनेंगे क्या? कहाँ से? दीज हार्मोन ओरिजिनेट इन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, पास थ्रू एक्सॉन और रिलीज फ्रॉम कहाँ से? नर्व एंडिंग। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक तो सीधे पहुंच जाएंगे, लेकिन एंटीरियर तक की समस्या आएगी। तो दीज हार्मोन रीचेज टू पिट्यूटरी ग्लैंड, स्पेशली कौन सी? एंटीरियर, थ्रू ए पोर्टल। गलती मत कर दीजिएगा, पोर्टल से पोस्टीरियर मत पहुंचा दीजिएगा। पोर्टल सर्कुलेशन कहां तक ले जाएगा? एंटीरियर तक ही लेके जाएगा और रेगुलेट करेगा फंक्शन किसका? एंटीरियर पिट्यूटरी का। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर, क्या लिखा है? डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। तो एंटीरियर किसके अंडर होगी? एंटीरियर भी हाइपोथैलेमस के ही अंडर है, बस कैसे है? इनडायरेक्ट। किसके हिसाब से? रिलीजिंग और इनहिबिटिंग। वो डायग्राम यहाँ बना है, ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है, ये पोर्टल सर्कुलेशन है ये वाला, और ये पोस्टीरियर, और ये क्या है? एंटीरियर। देखो इधर से इधर तो कुछ आएगा और इधर से इधर कुछ जाएगा। अब हेडिंग डालिए पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें फिर एक डायग्राम बनाना है तो फिर से बना लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, पहला सवाल ये है रटने वाला कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? तो यही पिट्यूटरी है। चना, छोटा जो चना होता है उतनी बराबर होती है। कहाँ पाई जाती है? तो कहोगे हाइपोथैलेमस से अटैच पाई जाती है। अब ये है हाइपोथैलेमस और ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच क्या पाया जाएगा? स्टाक पाया जाएगा। अच्छा, ये है क्रेनियम, तो ऊपर है, नीचे भी तो होगा, और नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक बोनी कैविटी के अंदर रखी है। ये है क्रेनियम की हड्डी और ये हड्डी की एक कैविटी है। इस बोनी कैविटी का नाम इंपॉर्टेंट है, इसको सेला टर्सिका कहते हैं। तो स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस से अटैच है, स्टाक की मदद से अटैच है, बोनी कैविटी के अंदर रखी है, और उस बोनी कैविटी का नाम सेला टर्सिका। यहां तक बिल्कुल क्लियर। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? तो लार्जेस्ट थायराइड होगी। और लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो आंसर लिवर देंगे। दो अलग अलग सवाल हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड पूछेगा तो लिवर, लार्जेस्ट एंडोक्राइन पूछेगा तो थायराइड, और स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन पूछेगा तो आंसर क्या देंगे? पिट्यूटरी। अब डायग्राम वाइज देख लेते क्या है। अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके वास्तव में केवल दो पार्ट हैं। एक पार्ट का नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसका नाम न्यूरोहाइपोफाइसिस क्यों है? क्योंकि ये वो हिस्सा है जो नर्वस टिश्यू से बनता है। किसके? हाइपोथैलेमस के। तो हाइपोथैलेमस के न्यूरल टिश्यू से ही बना है, तो नाम इसका क्या पड़ गया? न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसके अंदर जो टिश्यू उसका नाम पार्स नर्वोसा है। तो चाहे पार्स नर्वोसा कहो चाहे न्यूरोहाइपोफाइसिस कहो, और इसी को क्या कहोगे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहोगे, और यहां से भी हार्मोन रिलीज होंगे। लेकिन इसका दूसरा जो पार्ट है उसका नाम एडिनोहाइपोफाइसिस है। इसी एडिनोहाइपोफाइसिस को एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहा जाता है, लेकिन ये रियल में एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं है। कैसे? देखो, एडिनोहाइपोफाइसिस के होते हैं दो पार्ट, एक का नाम पार्स इंटरमीडिया, एक का नाम पार्स डिस्टैलिस। देखो यहाँ
ये है पार्स डिस्टैलिस, ये है पार्स इंटरमीडिया, ये है पार्स नर्वोसा। तो नर्वोसा और डिस्टैलिस के बीच में है तो नाम क्या पड़ गया, इंटरमीडिया। यहां से भी हार्मोन निकलेंगे और डिस्टैलिस से भी हार्मोन निकलेंगे। हम लोगों में वास्तव में पार्स डिस्टैलिस को ही कहा जाता है क्या, एंटीरियर पिट्यूटरी। अब हुआ क्या, हुआ ये कि जो पार्स इंटरमीडिया है वो पार्स डिस्टैलिस में मर्ज कर जाता है और किसका हिस्सा हो जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी का। इसी नाते एडेनोहाइपोफाइसिस को भी क्या कहोगे, एंटीरियर पिट्यूटरी। लेकिन ये हम ही लोगों में कहेंगे। अभी हम फ्राग में चले जाएं तो हमारे में पिट्यूटरी के दो हिस्से हो गए, एंटीरियर और पोस्टीरियर, और फ्राग में तीन हिस्से होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और बीच में मिडिल पिट्यूटरी। यहां देखो ये जो पार्स इंटरमीडिया है ये फ्राग में पार्स डिस्टैलिस से मर्ज नहीं होता है और अपना अलग अस्तित्व रखता है, उसी को कहते हैं मिडिल पिट्यूटरी। तो फ्राग में एंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडिल होती है और हम लोगों में एंटीरियर और पोस्टीरियर। फिर से सुनते हैं, एनाटमी वाइज पिट्यूटरी के दो हिस्से, एक का नाम एडिनोहाइपोफाइसिस, एक का नाम न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनो के फिर दो हिस्से कौन से, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया। तो जो पार्स डिस्टैलिस है वही मेजर पार्ट है, पार्स इंटरमीडिया पार्स डिस्टैलिस से मर्ज होकर के किसका हिस्सा हो जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी का हिस्सा हो जाता है। किसमें, हम लोगों में। लेकिन फ्राग में जाएंगे तो यही पार्स इंटरमीडिया क्या बना लेगा, मिडिल पिट्यूटरी बना लेगा। इसका मतलब ये है कि इतना ही ये दोनों लोग एक साथ हो जाएंगे, तो जब दोनों एक साथ हो जाएंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी। और यहां से भी क्या निकलेंगे, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से भी हार्मोन निकलेंगे। अब एंटीरियर पिट्यूटरी के अलग हार्मोन होंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी के जो भी हार्मोन होंगे वो दो जगह से निकल के आ रहे होंगे, पार्स इंटरमीडिया से और पार्स डिस्टैलिस से। और जो पोस्टीरियर के हैं वो एक ही जगह से आ रहे होंगे, उसका नाम क्या है, पार्स नर्वोसा। तो जरा दो तीन लाइनें लिख लीजिए। दो तीन लाइनें लिख लीजिए। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, अगर लार्जेस्ट पूछेगा तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड अगर पूछ लिया जाए तो क्या देंगे, थायराइड। वापस फाउंड अटैच, ये अटैच है किससे, तो आंसर देंगे हाइपोथैलेमस से। कैसे, तो क्या बताओगे, स्टाक इनक्लोज है किसमें, बोनी कैविटी, और उस बोनी कैविटी का नाम सेला टर्सिका। ये क्वेश्चन अच्छा है, हो सकता है एग्जाम में सेला टर्सिका आपसे पूछ लिया जाए। एनाटॉमी वाइज पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से, एक का नाम एडिनोहाइपोफाइसिस, और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस के भी दो हिस्से, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया। इसी को कॉमनली क्या कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। और पार्स इंटरमीडिया ह्यूमन में क्या करता है,
मर्ज विद पार्स डिस्टेलिस। लेकिन यही पार्स इंटरमीडिया फ्राग में क्या बना लेता है, मेक मिडिल पिट्यूटरी। ये फ्राग का क्यों बता रहे हैं, फ्राग आपके सिलेबस में है, इस नाते उससे कंपेयर के क्वेश्चन बताते चल रहे हैं। हाँ, न्यूरोहाइपोफाइसिस का जो टिश्यू है उसका नाम पार्स नर्वोसा है, और यही पार्स नर्वोसा क्या बनाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अपने हार्मोन होंगे, एंट्री पिट्यूटरी के अपने हार्मोन होंगे। चलो देखो भाई, हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन कुछ निकलेंगे कहां से, एंटीरियर से, और कुछ निकलेंगे पोस्टीरियर से। जो एंटीरियर से निकलेंगे वो दो जगह से, डिस्टाइलिस से और इंटरमीडिया। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का मतलब नर्वोसा से ही निकल रहे, बात ही खत्म। डिस्टाइलिस से देखो तो पहला हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आइडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और यहां से एक ही हार्मोन निकला, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और देखो यहां से दो हार्मोन, चाहे पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहो चाहे पार्स नर्वोसा कहो, यहां से दो ही हार्मोन, कौन से, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। और वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम एडीएच होता है। तो लिस्ट आपको याद है। काम के बाद देखो, इतने सारे हार्मोन यहां लिखे हैं, इसमें से कौन एंटीरियर से निकला, कौन पोस्टीरियर से, तो ये सब एंटीरियर से, ये पोस्टीरियर से। अब काम की बात सुने, एंटीरियर पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन निकलते हैं वो सारे हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पर ही बनते हैं, उनकी सिंथेसिस वहीं होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी पर बनेंगे और वहीं से निकलेंगे। अब आ जाओ पोस्टीरियर वाले। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो दो हार्मोन हैं, कौन से, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ये बनते कहाँ हैं, तो ये बनते हैं हाइपोथैलेमस पर। और निकलते कहाँ से हैं, निकलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। इसी साल पूछा गया, अभी आया था, कौन सा हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस पर बनता है लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। तो आंसर क्या दोगे, तो आंसर देंगे क्या, या तो ऑक्सीटोसिन या तो वैसो। तो बताओ ये दोनों बनते कहाँ हैं, तो अगर क्वेश्चन में सिंथेसिस लिखा मिल जाए, क्वेश्चन में सिंथेसिस लिखा मिल जाए तो आप हाइपोथैलेमस लगाइएगा, और अगर सिक्रीशन मिल जाए या रिलीज मिल जाए या स्टोर मिल जाए तो आंसर क्या दोगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसी नाते क्वेश्चन आया है, कह रही कौन सी ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो वास्तव में एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। आया हुआ नीटी का सवाल है, नॉट ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन असली एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, तो आंसर देंगे क्या, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्यों नहीं है भाई, असली होती तो स्वयं ना बनाते, ये तो सिर्फ स्टोर कर रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं, बन कहाँ रहा है, हाइपोथैलेमस पर। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को असली एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहते हैं, कहोगे हाँ क्यों, तो कहोगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी केवल क्या करती है, स्टोर और रिलीज करती है, हार्मोन बनते कहां हैं, तो आंसर देंगे हाइपोथैलेमस। चलो तीन बातें लिखो। बेटा बातचीत ना करो, हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी सिंथेसिस और सिक्रीशन कहां से, तो ये दोनों घटना होती है कहां से, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
हार्मोन ऑफ पोस्टर पिट्यूटरी, तो आप आंसर दोगे सिंथेसिस हाइपोथैलेमस, लेकिन स्टोर और रिलीज कहां से होंगे? फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक, इसी नाते पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कहते हो नॉट क्या? ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहते हैं, क्यों? क्यों? बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि वो सिंथेसिस नहीं कर रही है, सिर्फ क्या कर रही है? स्टोर और रिलीज कर रहे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन सिंथेसिस, तो क्या बताओगे? तो सिंथेसिस एट क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगर क्वेश्चन में सिंथेसिस लिखा मिल गया तो क्या लगा देना? हाइपोथैलेमस। और अगर रिलीज पूछेगा, सिक्रीशन पूछेगा, तो क्या बताना? तो पोस्टर बताना, कोई दिक्कत नहीं। अब एक स्पेशल क्वेश्चन है, एक शब्द है ट्रॉफिक हार्मोन। अब ये क्या है? तो ध्यान से सुने, ऐसा कोई भी हार्मोन जो एक ग्लैंड से निकले और दूसरी ग्लैंड पर काम करे। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच निकला और ओवरी पे काम किया। पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच निकला और ओवरी पे काम किया। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला और ओवरी ग्लैंड पर काम किया। तो एफएसएच क्या है? एक ट्रॉफिक हार्मोन है। ऐसा कोई भी हार्मोन जो एक ग्लैंड से निकले और दूसरी ग्लैंड पर काम करे, उसका नाम क्या रखोगे? ट्रॉफिक हार्मोन। तो जरा आराम से बताओ, ट्रॉफिक हार्मोन कहां से निकलते हैं? तो ट्रॉफिक हार्मोन निकलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। सबके नाम में तो ट्रॉफिक लिखा हुआ है। देखो, ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम सोमैटोट्रॉपिक, ट्रॉपिक कहो चाहे ट्रॉफिक, एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, ऐसे देखो, मैमोट्रॉपिक हार्मोन, थायरोट्रॉपिन हार्मोन, कार्टिकोट्रॉपिन हार्मोन, ल्यूटियोट्रॉपिन हार्मोन, पॉलीट्रॉपिन हार्मोन। तो बताओ ट्रॉफिक हार्मोन कहां से निकले? तो आंसर देंगे एंटीरियर पिट्यूटरी। कितने? तो भाई 6 ही निकले हुए हैं। ठीक है, और ट्रॉफिक होते कौन से हैं? जो एक ग्लैंड से निकले और दूसरी ग्लैंड पर काम करें। अच्छा, निकल के दूसरी ग्लैंड पर जब काम करेंगे, जैसे पिट्यूटरी से निकले, थायराइड पे काम किया। ये पिट्यूटरी से निकलेगा, कहां काम करेगा? थायराइड। मतलब थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन किसके कंट्रोल में आ गया? पिट्यूटरी के अंडर आ गया। तो आप जरा सोचो, पिट्यूटरी ग्लैंड किसके कंट्रोल में है? हाइपोथैलेमस के। और पिट्यूटरी ग्लैंड खुद किसको कंट्रोल कर रही है? कई लोगों को। तो ध्यान से सुनेंगे, हाइपोथैलेमस को कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्यों? पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड कई ग्लैंड को कंट्रोल करती है। वही थायराइड को कंट्रोल कर रही है, वही एड्रिनल को कंट्रोल कर रही है, वही टेस्टिस को, और वही ओवरी को। तो पिट्यूटरी को क्या कहोगे? मास्टर ग्लैंड। लेकिन मास्टर का भी क्या है? मास्टर। कौन? हाइपोथैलेमस। तो लिखो, ट्रॉफिक हार्मोन क्या है? हार्मोन प्रोड्यूस बाय वन ग्लैंड एंड एक्ट ऑन अदर ग्लैंड। कहां से रिलीज होते हैं? तो कहोगे
एंटीरियर पिट्यूटरी। और कितने होते हैं? 6 ट्रैफिक हार्मोन होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्यों? बहुत सारी ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है, लेकिन हाइपोथैलेमस को कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्यों? रेगुलेट सिक्रीशन ऑफ मेनी ग्लैंड। जैसे पिट्यूटरी से निकला टीएसएच, रेगुलेट किया थायराइड को। पिट्यूटरी से निकला एसीटीएच, रेगुलेट किया एडिनल को। पिट्यूटरी से निकला एफएसएच और एलएच और रेगुलेट किया टेस्टिस और ओवरी को। तो जो दूसरे को रेगुलेट करे उसका नाम क्या होगा? मास्टर ग्लैंड। लेकिन लास्ट हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये रेगुलेट करता है पिट्यूटरी को। तो हेडिंग डालें, एक एक हार्मोन पढ़ेंगे। ग्रोथ हार्मोन। सुन लो फिर एक साथ लिखिएगा। नाम ही से पता चल रहा है कि ये क्या करता होगा, तो बॉडी की ग्रोथ को प्रमोट करता होगा। तो प्रमोट बॉडी ग्रोथ। कैसे? अभी लिखो नहीं, लिखने का टाइम देंगे। ग्रोथ को प्रमोट कैसे करोगे? तो ग्रोथ अगर प्रमोट करना चाहते हो तो नई सेल बनवाओ। नई सेल बनाने के लिए फिर प्रोटीन बनानी पड़ेगी, न्यूक्लियस बनाना पड़ेगा, तो डीएनए बनाना पड़ेगा, आरएनए बनाना पड़ेगा। तो अगर ग्रोथ करना चाहते हो तो 3 काम करने पड़ेंगे। एक तो प्रोटीन, सिंथेसिस, डीएनए और आरएनए की भी क्या करनी पड़ेगी? सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए, आरएनए सिंथेसिस को स्टिमुलेट करके क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे बॉडी ग्रोथ। एक लाइन लिख लो ये। अब जब भी कोई हार्मोन हमारी बॉडी में निकलता है तो 2 समस्याएं होने का हमेशा खतरा रहता है। क्या? हार्मोन या तो कम निकलेगा या तो हार्मोन ज्यादा निकलेगा। अगर कम निकला तो भी समस्या खड़ी होगी और ज्यादा निकला तो भी समस्या खड़ी होगी। तो एनसीईआरटी में ग्रोथ हार्मोन की जो समस्याएं हैं वो एक पैराग्राफ में दी हैं और वो बहुत काम का पैराग्राफ है। शुरू करें? चलिए, ग्रोथ हार्मोन की एबनॉर्मेलिटी, दिक्कतें। तो देखो कौन कौन सी दिक्कतें होती हैं। पहली दिक्कत यह है कि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा होने लगे, ओवर सिक्रीशन। अभी लिखना नहीं।
ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा निकलेगा तो समस्या क्या होगी? तो भाई अब नॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी। भाई सामान्य लंबाई 5-6 फीट की होनी चाहिए और लंबाई बढ़ के 8 फीट हो जाए तो भाई बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी लिखो नहीं, सुन लो, लिखने का टाइम देंगे। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? एब नॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी। एब नॉर्मल ग्रोथ अगर हो गई तो जो बीमारी है इसको गिगैंटिज्म कहते हैं, और इसमें जो व्यक्ति है वो ओवर टाल हो जाएगा, उसकी लंबाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। चलो ठीक है, लेकिन ये ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन किसमें हुआ है? तो ये किसी बच्चे में हुआ है। यहां इस बात को बताने का महत्व समझ लो, जैसे किसी की लंबाई बढ़ने की उम्र है और उस समय ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलेगा तभी लंबाई ज्यादा बढ़ेगी। अगर लंबाई बढ़ने की उम्र निकल गई है और फिर ग्रोथ हार्मोन बढ़ा तो लंबाई नहीं बढ़ेगी। तो बच्चे में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हुआ है तभी क्या हुई है? एबनॉर्मल ग्रोथ हुई, तभी लंबाई बढ़ गई है। अच्छा देखो, दूसरी समस्या है अंडर सिक्रीशन। किसका? उसी ग्रोथ हार्मोन का, बस ये घटना भी किसमें हो? चाइल्ड ही में हो। तो अब बताओ क्या होगा? भाई लंबाई बढ़ने की उम्र थी और ग्रोथ हार्मोन कम निकला तो उतनी ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ ना होने को कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ, और स्टंटेड ग्रोथ अगर हो गए तो बीमारी का नाम पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, और इसमें जो व्यक्ति होगा वो छोटा रह जाएगा, उसको शार्ट स्टैटर्ड कहेंगे। ठीक है, इतना लिख लो पहले। तो तीसरी जो घटना है वो है हाई सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अब ये किस में किया जाए? तो ये एडल्ट में। एडल्ट का मतलब मिडिल एज, मतलब 20-25 साल के ऊपर निकल गए हैं, उसके बाद की बात हो रही है। तो अगर हाई सिक्रीशन हो गया ग्रोथ हार्मोन का, देखो लंबाई बढ़ने की उम्र हो चुकी है, तो पहला सवाल यह है कि लंबाई बढ़ेगी कि नहीं? तो अब लंबाई नहीं बढ़ेगी। ये अभी लेटेस्ट में 2018 में नीट में आया है कि अगर इस एज में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलता है तो लंबाई नहीं बढ़ती है। क्यों? ये क्यों पूछा है? तो इधर देखो, अब लिखना बंद को, इधर देखो। ये मान लेते बोन है हम लोगों की, लंबाई में बोन का ही तो बड़ा महत्व है। ये बोन ऐसे बढ़ती है, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर बढ़ता है, नीचे वाला हिस्सा नीचे बढ़ता है। यहाँ एक प्लेट पाई जाती है, इस प्लेट को कहते हैं एपीफाइसियल प्लेट। एमबीबीएस करेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो होता क्या है कि जब लंबाई बढ़ती है तो एपीफाइसियल प्लेट मूव करती हैं, यहाँ वाली यहाँ पहुंच जाएगी और यहाँ वाली यहाँ पहुंच जाएगी। तो एपीफाइसियल प्लेट जब तक मूव करेंगी तब तक लंबी बोन की लंबाई बढ़ेगी, तब तक लंबाई बढ़ेगी। अगर एपीफाइसियल प्लेट का मूवमेंट बंद हो जाए तो बोन की लंबाई नहीं बढ़ेगी, और बोन की लंबाई अगर नहीं बढ़ी तो लंबाई नहीं बढ़ी। तो पहला सवाल ये है कि ऐसे केस में क्या लंबाई बढ़ेगी? तो कहोगे नॉट इंक्रीज इन हाइट। क्यों? ये क्यों पूछा गया है बेटा? बिकॉज एपीफाइसियल प्लेट क्या हो जाती हैं? फिक्स। इधर देखो, ये मान लेते बोन है और ये बोन का किनारा है, तो यहां प्लेट पाई जाती है, यहां।
तो जो इपीफाइसियल प्लेट है वो क्या हो जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं, और इसी नाते लंबाई नहीं बढ़ती है। तो लंबाई नहीं बढ़ेगी तो बढ़ेगा क्या, चौड़ाई बढ़ा देते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करने लगते हैं। लंबाई नहीं बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, तो देखो क्या बढ़ेगा, लिखो नहीं, देखो बढ़ेगा क्या, छोटी हड्डियां बड़ी हो जाएंगी, जैसे जबड़े की हड्डी बड़ी हो जाएगी, नाक की हड्डी बड़ी हो जाएगी, ये हड्डी बड़ी हो जाएगी, और फेस बिल्कुल अजीब लगने लगेगा और लोग गोरिल्ला गोरिल्ला कहने लगेंगे, ऐसा हो जाएगा। और देखो ये हड्डियां बड़ी हो जाएंगे, हथेली की हड्डियां बड़ी हो जाएंगी, वर्टिब्री बड़ी हो जाएगी, वर्टिब्रल कॉलम टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, तो फिगर डिसफिगरमेंट हो जाता है। तो ध्यान सुनेंगे, अगर लंबाई बढ़ने की उम्र निकल गई है और लोग आपको छोटू छोटू बुला रहे हैं तो बुलाने दीजिए, उनके चक्कर में क्या ना खा लीजिएगा, ग्रोथ हार्मोन मत ले लीजिएगा। अगर ग्रोथ हार्मोन ले लिए लंबाई बढ़ाने के लिए तो लंबाई तो बढ़नी नहीं है, इवन जो देखने में सही लग रहे हो वो भी खराब हो जाओगे, स्पेशली फेस ही क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डिसफिगरमेंट हो जाता है फेस का, जबड़ा बड़ा हो जाएगा, नाक बड़ी हो जाएगी, लोग कहने लगेंगे कि अजीब लग रहा है। तो जिस दिन कहने लगे उस दिन जान लेना कि क्या हो गया है, हाई सिक्रीशन हो गया किसका, ग्रोथ हार्मोन का, किसमें, एडल्ट या मिडिल एज में। तो इस समय जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम एक्रोमेगैली है। एक क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, सीरियस कॉम्प्लिकेशन होंगे और इससे क्या हो जाएगी, बहुत जल्दी डेथ हो जाएगी। इसकी खास बात क्या है, डिसफिगरमेंट, डिसफिगरमेंट ऑफ बॉडी, स्पेशली किसका, किसका, फेस का हो जाएगा। सबसे खतरनाक चीज यह है कि ये बीमारी जल्दी पता नहीं चलती है, नॉट इजिली डायग्नोस। क्यों, धीरे धीरे चेंज आएगा। ऐसा तो नहीं कि आज सोए हैं कल सुबह सो के उठे नाक बड़ी हो गई, जबड़ा बड़ा हो गया। अगर ऐसे हो जाए तो भाई जल्दी पकड़ में आ जाए, वो तो धीरे धीरे नाक बड़ी होगी ना, धीरे धीरे जबड़ा बड़ा होगा। तो कोई आदमी जो 2-3 साल बाद तुमसे मिलेगा वो कहेगा कि हाँ कुछ गड़बड़ है, घर वाले बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि चेंजेस धीरे धीरे आएंगे। तो चेंजेस जब ज्यादा हो जाते हैं तब सबको पता चलता है, तब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तब टेस्ट कराते हैं तो पता चला कि क्या हुआ है, ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है। तो सबसे खास बात यह है, नॉट डिटेक्ट इन अर्ली स्टेज, जल्दी पता नहीं होती है। और पता कब चलेगी, कब पता चलेगी, डिटेक्ट व्हेन एक्सटर्नल चेंज विजिबल। जब बाहर सब बढ़िया अच्छे से दिखाई पड़ने लगेगा, सब लोग कहने लगेंगे कुछ गड़बड़ है कुछ गड़बड़ है, तब आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। जल्दी पता नहीं चलती है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या होगा, डिसफिगरमेंट हो जाए, हो जाने दे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा खराबी तो लगेगा, ये खतरनाक है। सीरियस कॉम्प्लिकेशन होंगे और जल्दी ही क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो अगर लंबाई बढ़ने की उम्र निकल गई है तो लंबाई बढ़ाने के चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा, क्योंकि मार्केट से अगर कुछ खरीद लिए तो उसमें क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन ही होगा, और ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा, लंबाई तो बढ़ेगी नहीं, फिर क्या होगा, जो शकल सूरत आपकी सही लग रही है वो भी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है। चौथा, लो सिक्रीशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का तो क्या होगा, वो भी एडल्ट में। तो क्या जो 6 फीट का आदमी था घट के 3 फीट का बचेगा, हैं? लंबाई घट जाएगी भैया, लंबाई ना घटेगी ना लंबाई बढ़ेगी। जब बढ़ने पर बढ़ी नहीं तो घटने पर घट थोड़ी जाएगी, तो लंबाई नहीं घटेगी तो क्या होगा,
इसकी मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में हार्मोन इन्वॉल्व है। और बीमारी का नाम साइमंड्स डिजीज हो जाएगी। तो 4 बीमारियां हैं। इसमें सबसे खतरनाक कौन सी है? एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली जुड़े हुए क्वेश्चन कब होती है? जब हाई सिक्रीशन होता है एडल्ट में। पहला सवाल, क्या समस्या आएगी? डिसफिगरमेंट ऑफ बॉडी, स्पेशली कहाँ? फेस का आएगा। सीरियस कॉम्प्लिकेशन होंगे, डेथ हो जाएगी। सबसे खराब है जल्दी पता नहीं चलेगी। कब पता चलेगी? जब बीमारी गंभीर हो चुकी होगी। चलो एनसीईआरटी ओपन करो, पिट्यूटरी से पढ़ते हैं। पहली ही लाइन इंपॉर्टेंट, पिट्यूटरी ग्लैंड कहां लोकेटेड है? बोनी कैविटी। नाम क्या है? सेला टर्सिका। किससे अटैच है? हाइपोथैलेमस। किसकी मदद से? स्टाक। एनाटॉमिकली मतलब एनाटॉमी वाइज पिट्यूटरी को डिवाइड किया गया एडिनोहाइपोफाइसिस और किसमें? न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस में भी 2 हिस्से हैं, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया। जो पार्स डिस्टैलिस रीजन है उसी को कॉमनली क्या कहते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी। और हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पार्स इंटरमीडिया से एक हार्मोन निकलेगा, नाम मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एमएसएच। हाउ एवर इन ह्यूमन की बात कर रहा है। ह्यूमन में क्या होगा? तो ह्यूमन में जो पार्स इंटरमीडिया है लगभग मर्ज कर गया है। किसके साथ? तो इसका मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट हो जाएगा। न्यूरोहाइपोफाइसिस कहो चाहे पार्स नर्वोसा कहो, नोन एज, इसको कहते क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। यही क्या करेगा? स्टोर करेगा और क्या करेगा? रिलीज करेगा। कितने? 2 हार्मोन। एक का नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी साल नीट में आई है। ये एक्चुअली सिंथेसाइज कहाँ होते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट होंगे किससे? एक जान से। और कहाँ पहुंच जाएंगे? न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो याद रखिएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक हार्मोन एक्जान से आते हैं, जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी तक पोर्टल सर्कुलेशन से आते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी वाले इतना जल्दी में थे कि ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन नहीं लिखे हैं, सीधे एबनॉर्मेलिटी शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? ओवर सिक्रीशन। ओवर सिक्रीशन का मतलब ज्यादा सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन भी कह सकते हैं। किसका? ग्रोथ हार्मोन। स्टिमुलेट करेगा क्या? एबनॉर्मल ग्रोथ, जिससे क्या हो जाएगी? गिगैंटिज्म। और अगर लो सिक्रीशन हो गया तो क्या होगा? स्टंटेड ग्रोथ। और बीमारी का नाम पिट्यूटरी ड्वार्फिंग। खत्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सेस सिक्रीशन कर दिया जाए किसका? ग्रोथ हार्मोन का, वो भी किसमें? एडल्ट में, मतलब मिडिल एज में, तो सीवियर क्या आएगा? डिसफिगरमेंट। स्पेशली कहाँ आएगा? फेस पर। बीमारी का नाम एक्रोमेगैली। और इससे क्या होगा? सीरियस कॉम्प्लिकेशन। और अंततः क्या हो जाएगा? प्रीमेच्योर डेथ इफ अनचेक्ड, अगर रोकी नहीं गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। चीज बहुत कठिन है पता करना, हार्ड टू डायग्नोस। किस स्टेज में? अर्ली स्टेज में। इसी नाते बहुत दिन क्या रहती है? अनडिटेक्टेड रहती है। कब तक? जब तक चेंजेज क्या ना हो जाएं, एक्सटर्नल और नोटिसिएबल, लोग कहने लगे कि चेहरा तुम्हारा कुछ अलग अलग सा लग रहा है, तब तक पता नहीं चलेगी। बस आज इतना ही पढ़ेंगे, अगले लेक्चर पर प्रोलैक्टिन और उसके आगे कंटिन्यू करेंगे।